चलिए देखते हैं इनकम टैक्स को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाता है बेटा, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कोई भी कंट्री टैक्सेशन क्यों वसूलता है? कर, रिमेम्बर? आपका तो खैर क्या ही देखी होगी, एक मूवी आई थी 2001 में, आप लोगों ने शायद देखी होगी, फेमस मूवी है आमिर खान की। लोग कहते हैं जुगना लगान लगेगा, तो उस वक्त जो लगता था दैट वाज आल्सो टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। लैंड प्रोड्यूस पे लगता था वो, अ पार्ट ऑफ विच वाज पेड टू द गवर्नमेंट और द किंग, जो हमारे यहाँ पहले चलते थे। लेकिन हमें पढ़ना है ये इनकम टैक्स पहली बार लगाया था बेटा 1860 में। ठीक, अब इसको लगाने की जरूरत क्या पड़ी? इससे पहले 1857 में रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस वक्त अंग्रेजों का राज होता था ना बेटा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सफर्ड हैवी लॉसेस। गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेज सरकार को। बेटा जो वॉर होती है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये उस वक्त नहीं है, आज भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। अभी जो ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के लिए आम आदमी मारा जा रहा है ना, कि वॉर हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए। अगर ये वॉर भगवान ना करे होती है तो इस वॉर का एक दिन का खर्चा तकरीबन 10 करोड़, 10,000 करोड़ आएगा। ये आज की स्थिति है। तो उस वक्त भी अगर गवर्नमेंट के 5-7 करोड़ या 5-10 करोड़ खर्च हो गए, तो दैट वाज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम, ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस अमाउंट। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको रिकवर करने के लिए 1860 में इनकम टैक्स लगाया। टू रिकवर द लॉसेस, यहाँ पे लिख लेते हैं 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड, बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड इनकम टैक्स टू रिकवर द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कुछ लिख ही रहा हूं कि आप लोग कम से कम सुनते तो रहेंगे इस बहाने। सब बुक में मिलेगा आपको, कॉज ड्यू टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब झांसी की रानी इनके ऊपर लठ लेके चढ़ गई। लठ गया, वो तो तलवारी लेकर चढ़ी थी। दैट वाज क्वाइट अ फियर्स बैटल। तो मैं अभी भी बताऊं, जब भी आजाद हो जाते अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन सही हो जाता मंगल पांडे जी के साथ। खैर, हम यहाँ इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं ना राजनीति, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। तो 1860 में बेटा जब ये लगाया, तो 1860 के बाद फिर दोबारा ऐसे 1886 में रिप्लेस किया, या कहिए कि अमेंडमेंट्स इसमें कुछ करी गई, बट न्यू लॉ ही कर दिया था, अमेंडमेंट्स तो फिर नहीं कह सकते, दोबारा ही रिप्लेस कर दिया था 1886। फिर 1918 में दोबारा रिप्लेस हुआ, फिर 1922 में, और फाइनली 1961 में, 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगा दिया। अब बात करते हैं इनकम टैक्स क्यों लगाया जाता है।
देखो बेटा, गवर्नमेंट टैक्स लेती है। चलो मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। कुछ भी आप यूटिलाइज करते हैं, इट इज लाइक, आपने सुना है कि एक हाथ दे एक हाथ ले। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट टैक्स लेती है फॉर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो आप जिस कंट्री में रहते हो, उस कंट्री की रिसोर्सेज यूज करते हो, उसके अगेंस्ट में ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन तो पता होगा ना, कंसिडरेशन मतलब व्हाट एवर इज पेड इन अगेंस्ट एनी गुड्स और सर्विसेज बीइंग परचेज्ड और यूज्ड। कोई भी सामान या सर्विस जब आप खरीदते वक्त उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है, कंसिडरेशन उसे कहते हैं। तो इनकम टैक्स जो आप यहाँ पे रिसोर्सेज यूज करते हैं उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन है कि भाई हम यहाँ पे सड़क यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं। बिल अलग होता है, दैट इज दैट इज फॉर द गुड्स। इससे सरकार को क्या मिल रहा है? आप बिजली लेते हो, बिजली खर्च कर देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिजली का बिल अलग ही रहेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। इनकम कहां से जनरेट होती है आपको? इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो, दैट इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इनकम आपको कहां से जनरेट होती है? व्हेन यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। आप यहाँ पे हवा, ऑक्सीजन लेते हो, सब बेटा, सब सारी नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री की होती हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको सुनने में, बट है, अजीब सा है ये। तो इसलिए इनकम टैक्स जो लगाया जाता है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। दूसरा बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, इनकम टैक्स जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसको यहां लगाते हैं क्योंकि रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सब कुछ आपको बेटा बुक में लिखा मिलेगा, बस मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा था, थोड़ा सा ठीक लगता है क्योंकि मुझे पता है आप तो पढ़ोगे ही नहीं। ओवरव्यू तो दे दूं, आने वाली चीज नहीं है ये, बहुत मतलब जस्ट अवे फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है जब बुक में लिख रहा है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिफेंस के लिए भी यही पैसा यूज होता है। तो अगर आप लोग सोचते हो ना कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए, पाकिस्तान खत्म हो जाए, तो भैया वो सारा कुछ आपसे ही वसूलेगी गवर्नमेंट। जितना गवर्नमेंट के फंड पे, जितना उसके कंसोलिडेटेड फंड पे, जितना गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, that all will be released to the public, that is us, right? So गवर्नमेंट कुछ भी करेगी उसके लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चाहिए। ये अथॉरिटी टैक्स इंपोज करने के लिए भी चाहिए, जो दी गई है आर्टिकल 265। ये याद रखना बेटा, आर्टिकल 265।
कभी पूछ ले, ये है पूछने लायक चीज, अभी तक जितनी भी आई है उसमें बस यही है। ठीक है, बाकी छोटी छोटी सी चीजें हैं कुछ, जैसे 3 तरह की लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन लिस्ट, जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स, इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स ही है, वेल्थ टैक्स है। दूसरा आता है बेटा स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, गाड़ी खरीदते वक्त आप पेमेंट करते हैं टैक्सेशन की, रजिस्ट्रेशन टैक्स, कार रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स। ठीक, इसके अलावा एक स्टैम्प ड्यूटी, मान लीजिए स्टैम्प ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टैम्प से भी मैं बताता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी होते हैं बेटा जो स्टैम्प बिकते हैं ना, कि 100 रुपए का स्टैम्प, 200 रुपए का स्टैम्प, जो रजिस्ट्री में यूज होते हैं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में। इसका भी एक स्कैम हुआ था 2003 में, तो खुला गया था, चल तो पहले से रहा था। उसका नाम नाम मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, अभी शायद आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। खैर चलिए, उसमें जैसे फर्जी स्टैम्प छापे गए थे उसमें। फर्जी क्या, बिल्कुल असली थे, असली मशीन गवर्नमेंट की, सब कुछ असली था, बस फर्जी उसमें इतना था कि वो सरकार नहीं छाप रही थी, उसे वो छाप रहे थे बाबूजी। नाम, चलिए खैर। अब इसमें तीसरी लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्स, लेकिन अगर इन दोनों में कोई कंफ्लिक्ट होता है कि हम लेंगे या तुम लोगे, तो अगर कंफ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कलेक्ट करेगी, इम्पोर्टेंट कलेक्शन विल बी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं बेटा, सबसे ऊपर होता है सीबीडीटी, बल्कि इसके भी ऊपर होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बस नॉलेज के लिए, ये नहीं आएगा, 200% श्योर हूं मैं। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या करते हैं सीबीडीटी, इनकम टैक्स, एक वेल्थ टैक्स होता था, उसको एडमिनिस्टर करते थे, लेकिन वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया गया। कैसे करते हैं, इनके नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसमें कौन होते हैं बेटा, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर भी कहते हैं, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, डीसी डेप्यूटी कमिश्नर, एसी असिस्टेंट कमिश्नर, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। ये तीनों जो होते हैं बेटा, ये तीनों ये होते हैं असेसिंग ऑफिसर्स, इन्हें कहते हैं एओ। अब एओ का महत्व,
थोड़ा सा क्लास के लास्ट मतलब हेड्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। असेसिंग ऑफिसर मतलब जो असेस करेगा। ठीक है। ये तीनों असेसिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ तक आपके केसेस होते हैं। जॉइंट, इसके बाद जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर आपके केस नहीं करते। फिर इसके बाद आते हैं सीआईटी अपील। सीआईटी अपील से केस में होता है बेटा, जो ये तीनों ऑर्डर पास करते हैं ना, उसकी फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है ये। इसके बाद अपील होती है आईटीएटी में। ठीक। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पज से जब एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल ठीक से पढ़ लेते हैं। सीआईटी अपील और आईटीएटी, यहां हम जा सकते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि हमारे पास हमारी ट्रांजैक्शंस को करे हुए पेपर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इनकम कब जनरेट होती है आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इधर रिसीव्स इधर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वाला जो पोर्शन है, एक्सपेंसेस जेन्युइन कब है, जब हमने सारे बिल्स पेड हैं, हमारे पास बिल्स हैं, उनकी हमने ट्रांजैक्शन करी हुई है, सब कुछ है। उसके बावजूद अगर असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि ये एक्सपेंस में आपका एक्सपेंस नहीं है, यानी कि हमने कहा कि हमारी 1 लाख रुपए की सेल है और हमने कहा हमारे 80,000 के खर्चे हैं, जिसके हमने बिल भी दिखा रहा है 20,000 की इनकम पे, जिसपे हमने टैक्स दे दिया। असेसिंग ऑफिसर ने केस लगाया, असेसिंग ऑफिसर ने हमारी इनकम एसेस करी और कहा कि आपके खर्चे 80,000 के नहीं है, ये 30,000 के खर्चे हैं जो आपने आपके सीडब्ल्यू को दिए हैं कॉस्ट ऑडिट के लिए, ये जेन्युइन नहीं है, या ये इनकी जेन्युइननेस वर्दी नहीं है, मैं ये बिल कंसिडर नहीं कर रहा और आपकी इनकम 50,000 मानना और उस पर टैक्स दो। तो ये होता है बेटा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। ठीक। आईटीएटी तक आप इस चीज के लिए जा सकते हो। इसके बाद जाते हैं बेटा हम हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट से भी किसी को न्याय ना मिले तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। एक बात बताता हूं बेटा, इनकम सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ आ गया उसके बाद उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, फांसी नहीं है कि भाई आप प्रेसिडेंट के पास जाके माफी मांग लोगे, कोई नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट से आ गया डिसीजन वो फाइनल है, फिर उसको बदल सकती है सरकार सिर्फ फाइनेंस एक्ट से, वो भी जब रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट डालेगी तब, अदरवाइज नहीं। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले टाइम से। खैर, अब हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से, तो यहाँ जाते हैं आईटीटी के बाद यहां पे हम जा सकते हैं जब हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए हमें सैलरी मिलती है, ठीक है, अब हमें सैलरी किसी नए नाम से मिलने लगी, सैलरी का एक पार्ट, लेट अस से दैट इज अ बोनस और एनी अलाउंस, ठीक है, वो अलाउंस हमें किसी ऐसे नाम से दे दिया विच इज एग्जेम्प्ट, या मान लीजिए इसको हटा देते हैं, कोई ऐसी रिसीप्ट है हमारी जो इनकम टैक्स में कहीं नहीं बताई गई कि टैक्सेबल है या नहीं है, क्लियरली नहीं बताया गया। अब हमने तो कहा कि भाई ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि इनकम टैक्स नहीं मानता, ये टैक्सेबल है, इनकम टैक्स ने कहीं नहीं कहा कि टैक्सेबल है। असेसिंग ऑफिसर कह रहा नहीं, ये इस जगह पे टैक्सेबल है, ठीक है। यहां ये बन जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब ये क्लियर ना हो कि हमारा लीगल प्रोविजन किसी चीज को बारे में क्लियर है या नहीं है, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके लिए हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह। अब बात आती है कि चलिए सब जगह तो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और हमें यहां जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? फिर हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में, तो जाते हैं बेटा रिट पिटीशन के थ्रू। मतलब कि रिट पिटीशन डलेगी, WRIT रिट। रिट कई तरह की होती है, मैं आपको बता देता हूँ। रिट ऑफ सेटियोरारी, रिट ऑफ मैंडेमस, इस तरीके की रिट्स हैं लॉ में। वो आप LLB करोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें कहीं नहीं आएगा, इंटरप्रिटेशन में भी नहीं आएगा फाइनल।
रेट्स है, रेट डलती है बेटा हाई कोर्ट में। और इसके बाद अगर आपको हाई रेट से भी आपकी बात नहीं सुनी तो फिर यहां से आप जा सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन। इसे कहते हैं शॉर्ट में एसएलपी। इसके थ्रू आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को भी वहां तक लेके जा सकते हो। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। बाकी बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि आप थोड़ा सा बुक पे जब आप अपनी नजर डालेंगे तो यू विल फाइंड इट कि सब कुछ बुक में है। आप चाहो तो ये वाला आप नोट कर लो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं बुक में इनकॉर्पोरेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है अपीलेट वाला, ये तो बस मुझे भी लगा कि आपको बता देता हूँ। चलो जब यहाँ तक आ गए तो फिर और 2 लाइन लिखने में क्या हो गया। आप चाहो तो उसको कॉपी कर लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको ठीक लगे कर लो। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको बताया गया है। तो इसमें हमने बताया था फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सीआईटी अपील्स, सीआईटी अपील्स फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर असेसमेंट। असेसमेंट हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। असेसमेंट वैसे होता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बाय द अथॉरिटी। सीआईटी अपील्स के बाद आती है हमारी आईटीएटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम आते हैं हाई कोर्ट में। प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होगा तभी हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस में हम हाई कोर्ट में जाएंगे थ्रू रिट पिटीशन। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सेम केस, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली एज एन एप्लीकेंट। वेयर बाय अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स के लिए हम जाएंगे स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके, इसे कहते हैं शॉर्ट में एसएलपी। ठीक है।